सीखने के तरीके कौन कौन से होते हैं? अ, अगर मैं इसको एक एक ये आपके सामने एक टेबल, एक डायग्राम जैसा दिख रहा है, जिसमें 4 तरह के सीखने की शैलियां दिख रही हैं। ये 4 तरह के मेजर लर्नर्स होते हैं। हम राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे कि रिफ्लेक्टर, क्यूरिस्ट, प्रेगमेटिस्ट और एक्टिविस्ट। तो रिफ्लेक्टर, आपको इस टर्म से क्या समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलूँ कि रिफ्लेक्टर, कोई लर्नर रिफ्लेक्टर है, तो क्या आप समझते हैं कि, या आपने पहले अगर टर्म सुना हो तो आप उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, नहीं सुना हो तो आपको इस नाम से क्या समझ में आ रहा है? इस नाम से मैडम कहना चाहें, रिफ्लेक्ट शब्द से यदि हम कहें तो जो हम उन्हें जो चीजें अपने प्रशिक्षणार्थी वो लर्नर्स को दे रहे हैं, उसी को वो सेम वे में रिपीट करते हैं, तो ऐसे प्रशिक्षणार्थी को हम रिफ्लेक्टर श्रेणी में रख सकते हैं। नाइस। तपन जी, हिमहिन जी, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से मैडम ये रिफ्लेक्टर मतलब हम उनसे ही बहुत सारी चीजें निकलवाना चाहते हैं। मतलब सिखाने का ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जो चीज हम बताना चाह रहे हैं वो काफी कुछ उनसे ही हम निकलवाना चाहें। मुझे ऐसा लग रहा है मैडम कि रिफ्लेक्टर मीन्स अपन ने कुछ भी प्रश्न दिया हो तुरंत उसका रिफ्लेक्ट करेगा, उसको तुरंत जवाब देगा। कि अपन ने पॉजिटिव हो सकता है, रिफ्लेक्ट पॉजिटिव वे में हो, नेगेटिव वे में हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका प्रश्न का तुरंत उत्तर देने वाला, रिफ्लेक्ट करने वाला कि हाँ ये चीज़ अच्छी है ना नहीं है, ये भी हो सकता है सर। तो उसको उन्हीं से वो हम रिफ्लेक्ट, अपनी बात को मतलब निकलवाएं। रिफ्लेक्शन देने वाला रिफ्लेक्टर कहलाएगा तुरंत, आई थिंक। हाँ, 1 मिनट मुझे बस दीजिएगा सर। तो रिफ्लेक्टर, जैसा कि हेमंत जी ने भी बोला था, रिफ्लेक्टर स्टूडेंट्स वो होते हैं या वो लर्नर्स होते हैं जो जिनके लिए लेक्चर्स हेल्पफुल होते हैं। मतलब आप जो भी बोल बोल के जाएं, वो उस चीज पे उन चीज को सुनेंगे, उन चीज पे ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। तो वो लर्नर्स जिनके लिए लेक्चर मेथड हेल्पफुल हो, जो दे थिंक एंड दे ब्रेनस्टॉर्म ओवर whatever is being said। तो रिफ्लेक्टर लर्नर्स वो हैं जो कुछ लर्नर्स ऐसे भी होते हैं, हम बहुत बार बात करें कि इंटरेक्शन की, लेकिन कुछ लर्नर्स ऐसे भी होते हैं जिनके लिए जिनको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे दिया जाए तो वो अपने आप ही उस पर एनालिसिस करके सीखते हैं। शायद उनके लिए उतनी एक्टिविटीज बहुत हेल्पफुल ना हो, लेकिन एक सिंपल लेक्चर हेल्पफुल हो सकता है। तो रिफ्लेक्टर लर्नर्स वो हैं who brainstorm through journals, through lectures। तो उनके लिए शायद उतना एक्टिविटीज की जरूरत ना पड़े, लेकिन आप उनसे बात भी करोगे तो उनको दे लाइक लर्निंग थ्रू एनालाइजिंग द लेक्चर्स। तो हैव यू कम अक्रॉस, आपने कभी देखे ऐसे लर्नर्स जो सिर्फ जिनके लिए लेक्चर्स काफी हों और आपको लगता है कि हाँ ठीक है, उनके लिए हेल्पफुल है वो? आप लोग, मुझे ऐसा लगा है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हाँ हाँ जी। जनरली मैम आज के समय में जो शिक्षा पद्धति अपनी चल रही है वो केवल रिफ्लेक्टर बेस्ड ही है कि टीचर्स क्लासरूम में जाके लेक्चर देता है, विद्यार्थी उसके अनुरूप उसको समझ लेते हैं। एक्टिविटी का बहुत अभाव होता है हमारी क्लासेस में अभी भी। तो जो हमारी क्लासेस हैं वो रिफ्लेक्टर बेस्ड पद्धति पे ही मेरे ख्याल से चल रही है ज्यादातर अभी। लास्ट ईयर कोरोना में यही हुआ कि हम वीडियोस भेजते रहे, वीडियो बच्चे पढ़ते रहे। कई बच्चे वीडियोस को यूट्यूब से डाउनलोड करके उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। वो अपन उनको रिफ्लेक्टर की श्रेणी में रखना चाहेंगे शायद। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा करेक्ट करूँ तपन जी, हेमंत जी, तो हम यहाँ पे लर्नर्स की बात कर रहे हैं कि कुछ लर्नर्स ही ऐसे होते हैं, मतलब जिनके लिए लेक्चर काम करता है। यहाँ पे टीचिंग मेथोडोलॉजी की बात नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं
जिनको अच्छा लगता है कि मैं ये लेक्चर सुन लूँ, मुझे ये चीज समझ में आ जाएगी, मुझे शायद एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है, वो ज्यादा ब्रेनस्टॉर्म करना करके समझना, रटना, या जो भी आप उसको बोलो, कि वो लर्नर्स ऐसे होते हैं कि दे लाइक जस्ट सिटिंग इन लेक्चर्स, उनके लिए वही उनको लगता है कि ये मैं ऐसे ही सीख पाऊंगा। तो ये एक श्रेणी है लर्नर्स की जो ये रिफ्लेक्टर श्रेणी जो है वो इस तरीके से ही सीखते हैं, उनके लिए लेक्चर्स काम करते हैं, वो लेक्चर से सीख लेते हैं, उनको ज्यादा मतलब एक्टिविटीज में पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो अगर मैं खुद को याद करूँ तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे लगता है कि आई वॉज अ रिफ्लेक्टर लर्नर, मुझे लगता था कि ये लेक्चर हो जाएगा, मुझे चीजें समझ में आ जाएंगी, समझ में अब चाहे प्रैक्टिकली आए चाहे थ्योरेटिकली आए, लेकिन रिफ्लेक्टर लर्नर्स वो होते हैं जिनके लिए लेक्चर्स काम करते हैं। तो हम उस तरह से नहीं सोचेंगे कि आज टीचर्स आपने कैसे क्या किया, लेकिन क्या आपने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स अपने लाइफ में देखे हैं जो लेक्चर से ही समझ जाते हैं, जर्नल्स या रिसर्च पेपर्स आप उनको दे दो तो वो पढ़ के समझ जाते हैं। तो वो एक श्रेणी है लर्नर्स की। आपको जब आप एज ट्रेनी घुस रहे हो, ट्रेनिंग सॉरी एज ट्रेनर फैसिलिटेटर आप घुस रहे हो एक सेशन में, तो आपको कुछ 4-5 लोग ऐसे मिलेंगे जो इंटरैक्ट बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन आपने जो बोल दिया है शायद उसी से सीखेंगे। अभी आपको मेरी बात थोड़ी क्लियर हुई? जी मैम, बिल्कुल। हमेशा ही ऐसे छात्र हमारे संपर्क में जरूर होते हैं, एक दो छात्र जो केवल लेक्चर से ही समझ जाते हैं विषय को। ठीक है। दूसरे होते हैं थ्योरिस्ट लर्नर्स। थ्योरिस्ट से आपको क्या समझ में आ रहा है? थ्योरिस्ट का अर्थ मैडम ये हो सकता है कि वो पढ़ पढ़ के सीखते हैं। उनको रीडिंग मतलब कुछ भी चीज़ देना हो तो वो अपन भाई कितना समझाओ, लेकिन वो अपनी बुक्स को रेफर करते हैं और जनरल्स को रेफर करते हैं और फिर पढ़ पढ़ के ही उसको सीखने की कोशिश करते हैं। जी मैम, ऐसा ही मैं भी समझ पा रहा हूँ इस चीज से कि जो अपना नोट्स के आधार पर समझ करके पढ़ते हैं वो इस श्रेणी में आ सकते तो थ्योरिस्ट समझने के लर्नर्स बजाय काफी समझने के बजाय हाँ जी, हाँ जी। जी, मतलब मुझे लगता है इसमें ये बात जो है वो समझने के बजाय वो रटने पे या इस तरह से थ्योरी पे वो ज्यादा ध्यान देते हैं, शायद इसीलिए इसका नाम थ्योरिस्ट रखा होगा। थ्योरिस्ट लर्नर्स वो होते हैं जो तपन जी, हेमंत जी ने थोड़ा सही गेस किया, जो स्टेप बाय स्टेप अपना लर्निंग खुद ही थ्योरीज क्रिएट कर पे जोर देते हैं। मतलब वो बहुत रीडिंग्स करेंगे, उनके लिए अगर आप उनको एग्जाम्पल्स दें, तो लेक्चर्स के साथ अगर उनको एग्जाम्पल्स, मॉडल, केस स्टडीज मिल रही हैं, तो उनकी लर्निंग और बेटर होती है। उनके लिए सिर्फ लेक्चर काम नहीं करता है, लेकिन उनको एनालॉजीज दी जाए, उनको ज्यादा एग्जाम्पल्स दिए जाएं, उनको ज्यादा से ज्यादा केस स्टडीज और रीडिंग्स दी जाए, तो वो लर्नर्स थ्योरिस्ट लर्नर्स होते हैं जो अपने प्रॉब्लम्स या जो भी उनके सामने जो कंटेंट है उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, सोचते हैं, और एग्जाम्पल्स के साथ उसको रख के अपने कंटेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ जो कहते हैं ना पूरा ज्ञान है उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन उनको केस स्टडीज, एग्जाम्पल्स अपने साथ चाहिए कोई भी मैटर को समझने के लिए। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ लेक्चर काम नहीं करता। तो जैसे रिफ्लेक्टर्स के लिए लेक्चर्स काम करते हैं, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ लेक्चर काम नहीं करते, इनको एग्जाम्पल्स चाहिए, मॉडल्स चाहिए ऐसे लर्नर्स को। ये थ्योरिस्ट लर्नर्स होते हैं। मैडम इसमें कुछ हाँ यहाँ पे अपन प्रैग्मेटिस्ट की टेस्ट की बात भी करेंगे, तो वो भी तो सॉल्यूशन और सिचुएशन के ऊपर ही डिपेंड करेंगे। वो भी सिचुएशन में जाके और सॉल्यूशन लेके ही उसको सॉल्व करेंगे और सीखेंगे। हाँ हाँ तो फिर थ्योरिस्ट और प्रैग्मेटिस्ट हाँ दोनों एक ही हुए। नहीं नहीं, तो यहाँ पे जो थ्योरिस्ट हैं वो लर्निंग और एग्जाम्पल से काम चला लेते हैं, उनकी लर्निंग उससे होती है। प्रेगमेटिस्ट जो लर्नर्स होते हैं वो उनको फील्ड वर्क, लैबोरेटरीज और उसमें जाके हैंड्स ऑन जब तक वो अपनी चीजों को जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग
लैब वर्क है उसको करके वो सीखते हैं। तो प्रैग्मेटिस्ट लर्नर्स वो हैं जो अपनी थ्योरी भी क्रिएट करेंगे, लेकिन साथ में उनको जो एग्जिस्टेंट फील्ड वर्क है, एग्जिस्टेंट लैबोरेटरी वर्क है, वो उस चीज को करेंगे तब सीखेंगे। इसमें अगर अब आप एक्टिविस्ट पे जाएंगे तो एक्टिविस्ट वो हैं जो अपने ज्ञान को, जो एग्जिस्टेंट ज्ञान है उसको नए सिचुएशंस में डाल के अपने एक्सपीरियंसेस क्रिएट करेंगे और खुद की एक्टिविटीज से सीख पाएंगे, वो एक्टिविस्ट होते हैं। तो अगर मैं अब वापस इस चीज पे जाऊं, इन 4 लोगों पे जाऊं और फिर उसमें हम लोग जो सटल डिफरेंसेस है, जो थिन लाइंस हैं चारों लर्नर्स के बीच में, वो समझेंगे, उस पर फिर डिस्कशन करते रहेंगे। तो रिफ्लेक्टर वो है जिसके लिए एक एक्सपर्ट टॉक, एक सब्जेक्ट लेक्चर सीखने के लिए काफी रहता है। वो दिए गए जर्नल रीडिंग के साथ और लेक्चर्स से अपना काम चला लेता है और उसकी लर्निंग थ्रू लेक्चर्स हो सकती है। थ्योरिस्ट वो है जो स्टेप बाय स्टेप अपनी जो भी कंटेंट है उसको अटेंड करता है, उसके लिए लेकिन रीडिंग, केस स्टडीज, मॉडल्स, एग्जाम्पल्स, ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। वो उनकी रीडिंग के बेसिस पे अपना लर्निंग करता है। प्रैग्मेटिस्ट वो है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट, जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया और उसको फील्ड वर्क या लैब वर्क में करके देखेंगे और इन हैंड्स ऑन एक्टिविटीज और सीखे हुए रीड किए हुए सिखाए हुए चीजों में कोरिलेशन पैदा करते हैं। एक्टिविस्ट वो है जो अपने खुद के एक्सपेरिमेंट्स क्रिएट करेंगे, अपने और चैलेंजिंग बनाएंगे अपनी पूरी सीखी हुई चीज को नए सिचुएशन में डाल के, और वो करके ही सीखते हैं नए तरीके से। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिकेटर पढ़ा चुके हैं क्लास में, लेकिन एक्टिविस्ट वो होगा जो शायद ये चैलेंजिंग करे, घर पे जाके कपड़े पे हल्दी लगा के देख ही ले कि काम कर रहा है कि नहीं, ये जो इंडिकेटर की बात की जा रही है वो यहाँ पे काम कर रही है कि नहीं। लेकिन एक प्रैग्मेटिस्ट लर्नर वो होगा जो लैब्स में, जहाँ पे टीचर्स उनको फील्ड वर्क में लेके जाएंगे, वहां पे वो चीज करके ही सीखेंगे। तो प्रैग्मेटिस्ट और एक्टिविस्ट में ये सटल डिफरेंस है, जहाँ पे एक्टिविस्ट अपने मन से नई सिचुएशन में चीजों को अप्लाई करके देखेगा और सीखेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप में से कोई एक्टिविस्ट लर्नर है तो वो शायद जब अपनी अगली ट्रेनिंग होगी, आपकी कहीं ट्रेनिंग होगी, तो आप उस नई सिचुएशन में ये पिछली जो भी चीजें सीखी हैं उसको वहां पे अप्लाई करके देखोगे और वहां से आपको एक नई लर्निंग लेके जाओगे, तो वो एक्टिविस्ट लर्नर है। प्रैग्मेटिस्ट वो होगा जो बहुत अभी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज जो हम लोग अभी करेंगे, जो भी असाइनमेंट्स करेंगे उसमें से सीख जाए और वहीं से फाइनल लर्निंग उसकी हो जाए, तो वो प्रैग्मेटिस्ट लर्नर है। और जो भी रिफ्लेक्टर लर्नर है वो ऑलरेडी मेरी बात सुनकर उसको लग रहा होगा कि ठीक है, ये इतना ये मुझे समझ में आ रहा है, इतना मेरे लिए काफी है। तो ये 4 तरह की सीखने की शैलियां हैं और ये 4 तरह के लर्नर्स हैं। इस मोटा मोटा हम जब अभी सेशन में जाते हैं तो अपने लर्नर्स को हम इन 4 शैलियों में देख के समझ सकते हैं कि इस तरह के हमारे लर्नर्स होते हैं। इस पर अब इट इज ओपन टू डिस्कशन, आपस में भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग ज्यादा एक दूसरे से डिस्कस करो, अपने लर्नर्स जो अपने अपने लाइफ टाइम पे देखे हैं, तो उस पर हम लोग और ज्यादा इस चीज को एनरिच कर पाएंगे। इवन आप जिन टीचर्स के साथ डे टू डे डील करते हैं, आप उनको ध्यान में रखते हुए भी इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। जी मैम, जैसा कि आपने बताया कि इन चारों जो सीखने की शैलियां हैं इनमें बहुत सूक्ष्म अंतर है, लेकिन ये अंतर स्पष्ट समझ में आ रहा है और लगभग और इस लेकिन तरह इसमें की। एक चीज, सॉरी हेमंत जी, लेकिन मुझे एक चीज यहाँ पे ऐड ऑन करनी थी। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई लर्निंग, कोई लर्नर मैं बोलूँ कि ये लर्नर अच्छा तरीके का है या बुरे तरीके का है। जी मैम। सब एट पार है, सब अपने तरीके से सीख रहे हैं। वो इसमें कोई हमें अपना बायस या जजमेंट नहीं रखना है, कह रहे ये तो ऐसे ही सीखता और या ये तो ऐसे ही सीखेगा। लेकिन हमें इस थॉट प्रोसेस से चलना है कि ये 4 तरह के लर्नर्स हैं और इस तरह से मुझे अपने सेशंस को कंडक्ट करना है कि इन चारों लर्नर्स को केटर किया जा सके।
अभी आप तपन सर, महेंद्र सर, हेमंत सर, आप जो भी बोल रहे मैडम थे। क्लास में कई बच्चे ऐसे होते हैं, चारों प्रकार के हमने देखे हैं। कई बच्चे केवल क्लास में क्लास अटेंड करते हैं, वो क्लास में जो टीचर्स के द्वारा बताया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, उसी को सुनते हैं और उसके द्वारा ही अपने एग्जाम्स को क्लियर करने का काम करते हैं। वो रिफ्लेक्टर्स की श्रेणी में कह सकते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर जाके किताबों को रीडिंग करते हैं, अपन हम कई चीज़ समझाते हैं, उसके बाद वो अपने खुद की जब तक रीडिंग नहीं करते हैं और जब तक वो उनको समझ में नहीं आ पाता। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकली डिपेंड करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हैं कि प्रैक्टिकल्स हो, तो वो अपने खुद क्लास में प्रैक्टिकल्स, स्कूल में प्रैक्टिकल होते हैं तो उसको प्रैक्टिकल देख के करते हैं। और कई ऐसे होते हैं जो खुद अपने ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। एक्टिविस्ट में अपन उनको बोलेंगे कि उनको कुछ समझाया गया तो उन्होंने उसका घर जाके यूज़ करके देखा कि वहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो एक्टिविस्ट की श्रेणी में आ सकते हैं। वैसे लगातार आते बच्चे हर साल क्लास में कुछ कुछ परसेंटेज की बात करें तो इसमें इस प्रकार के बच्चे हमारे, चारों प्रकार के बच्चे हमारी क्लासों में रहते ही रहते हैं, हमेशा ही रहते हैं। अब लेकिन हम लोग उसको तपन जी, आप बच्चों के तरीके से सोचते थे, अब थोड़ा अडल्ट के तरीके से सोचेंगे कि हम हमारे पास हम जब अडल्ट हमारे सेशन में होंगे, हमारी क्लास में होंगे, तो वो भी ऐसे हो सकते हैं। तो बच्चे तो हैं ही, लेकिन लर्नर्स ऑल इन ऑल इन 4 मोटी मोटी श्रेणियों में दे फॉल इन दीज 4 कैटेगरीज। तो जब आप कभी अब जब आगे ट्रेनिंग्स लेंगे तो आप अपने लर्नर्स को अपने सेशन में लोगों को इस तरीके से देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाला लर्नर ऐसा है। और वो हेल्प करेगा आपको अपने सेशंस डिजाइन करने में या अपनी बात रखने में। जो आपको अगर एक आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अच्छा ये वाला बंदा शायद एग्जाम्पल से सीखता है, तो आप फिर जब आप उसी ट्रेनिंग के साथ दोबारा सेशन लेने जाओगे तो आप अपने पॉकेट में 4 एग्जाम्पल्स रखोगे, क्योंकि ये 4 एग्जाम्पल्स मैं बोलूंगा या 4 केस स्टडीज या 2 केस स्टडीज दूंगा तो शायद ये 4 लोग बेटर सीख पाएंगे। तो आपको बेटर प्रिपेयर्ड रहने में हेल्प करेगा ये जानना कि आपके सामने वाले लोग इन 4 मोटी श्रेणियों में एज लर्नर्स रखे जा सकते हैं। महेंद्र जी, आपका क्या कहना है? आप म्यूट पे हैं महेंद्र जी। जी हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है मैडम, जैसे इसमें ज़्यादातर जो होंगे एडल्ट्स में, तो वो रिफ्लेक्टर या थ्योरिस्ट ज़्यादातर मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बजाय प्रैग्मेटिस्ट और एक्टिविस्ट के, रिफ्लेक्टर और थ्योरिस्ट की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा होते हैं कि वो सुन के या से कुछ पढ़ के वो सीखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग इसमें आ सकते हैं। हालाँकि ये बात बिल्कुल सही है कि आपने जो बताया कि जैसे अगर हम उनको फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं, तो फैसिलिटेट करने के लिए उनकी कैटेगरी को जानना बहुत ज़रूरी है कि किस कैटेगरी में है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर हमको पता है कि वो थ्योरिस्ट की बात जो है वो ज़्यादा है या एक्टिविस्ट ज़्यादा है, तो इस हिसाब से हम अपना जो है वो लेक्चर जो भी अपन सिखाना चाहते हैं, जो बताना चाह रहे हैं उनको या फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं, उसमें हम उसका प्लानिंग कर सकते हैं। तो अगर ये टेक्निकल टर्म्स तो आपके लिए, लेकिन अगर ये टेक्निकल टर्म्स ना भी आपके दिमाग में रहे, लेकिन जब आप क्लास में जाते हैं तो आप अपने ट्रेनिंग सेशन में जाते हैं तो आप उन 10 लोगों को, 20 लोगों को एक पहले सेशन में आप ये चीज गेज कर पाएंगे कि मुझे अब अगले सेशन में ये 2 चीजें एक्स्ट्रा अपने पास रखनी है ताकि ये लोग बेटर समझ पाए, बेटर मतलब अब्जॉर्ब कर पाए जो भी आप बता रहे हैं। जी इसको मतलब इसको इसके हिसाब से अगला जो सेशन है उसको प्लान करना ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा कि हम ठीक से प्लान कर पाएंगे कि अब हमको अगले सेशन में क्या करना है। प्लान करना इजी रहेगा और आप बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे ऑब्वियसली। हाँ, तो आप तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं, तो एग्जांपल अगर मैं दूं तो महेंद्र जी जैसे उनको एग्जांपल्स चाहिए होते हैं, तो जी जी इसीलिए जब हम अपने केमिस्ट्री के सेशंस का तैयारी करते थे तो मेरे दिमाग में रहता था कि मुझे ये 2 एक्स्ट्रा एग्जांपल्स अपने दिमाग में रखने हैं जो स्लाइड पे नहीं है। तो अब जब आप जाते हैं सेशंस लेने, आप एज फैसिलिटेटर जाते हैं, तो आपको पता है कि XYZ जो मैडम है इनको
इनको 4 एग्जाम्पल्स या एक केस स्टडी चाहिएगी तभी वो समझेंगी। तो आप भले वो स्लाइड में हो नहीं हो, लेकिन आपके पास कहते हैं ना आपके पॉकेट में हो, तो आप उसको निकाल पाओगे तुरंत कि अच्छा ये चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो ये लो एक एग्जाम्पल, एंड देन आप शायद बेटर समझ पाओ। और जब आप ये करते हो तो जो इंटरेक्शन की बात हो रही है, जो लर्निंग रेलेवेंट बनाने की बात हो रही है, वो ऐसे होती है क्योंकि अगर आप अपने लर्नर्स को नहीं समझ रहे हो, सिर्फ कंटेंट की बात नहीं है, तो अगर आप लर्नर्स को नहीं समझ रहे हो और जहाँ पे शायद एक प्रेगमेटिस्ट लर्नर होगा और आप सिर्फ सारे सिर्फ रिफ्लेक्टर लर्नर्स को केटर कर रहे हो, आपने वहीं पे प्रेगमेटिस्ट और थ्योरिस्ट या एक्टिविस्ट लर्नर्स को लूज कर दिया। तो 10 की क्लास में शायद आप सिर्फ 3 को केटर कर रहे हो, बाकियों को केटर नहीं कर रहे हो। इसीलिए आपका कंटेंट एक रहेगा, लेकिन तरीके शायद आप एक ही चीज को और कोई कॉम्प्लेक्स चीज उसको समझाने के लिए अगर आप 2-4 और एक्टिविटीज 1-2 एग्जांपल्स अपने पास रेडी रखेंगे तो आप हर प्रकार के लर्नर को केटर कर पाएंगे। होप आई एम मतलब ये मेकिंग सेंस। इसमें जो भी अपन करने जा रहे हैं तो हमको चारों कैटेगरी जो है इनके हिसाब से तैयार रहना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए कि हम चारों तरह के एग्जाम्पल दे करके चारों तरह से हम कर पाए, तो ये कैटेगरी बहुत हेल्पफुल होगी। एग्जैक्टली सर। तो सर अगर हम आपस में क्वेश्चंस, तो फॉर एग्जांपल आप लेक्चर तो देंगे ही, उसके साथ अगर आप कुछ रीडिंग मटेरियल एग्जांपल्स दे पाए, उसके साथ आप विद योर ट्रेनिंग सेशन आप तो फॉर एग्जांपल अगर गुड क्वेश्चन मेकिंग पे आप काम कर रहे हैं तो आप कंटेंट देंगे, कंटेंट से रिलेटेड आप उनको स्टेप बाय स्टेप आप खुद के एग्जांपल्स देंगे। तीसरा, अगर प्रेगमेटिस्ट लर्नर्स को आपको केटर करना है तो आप एज अ क्लास कुछ क्वेश्चंस पे काम करेंगे, और एक्टिविस्ट लर्नर्स के लिए आप उनको खुद असाइनमेंट देंगे कि आप अपनी तरफ से करके लेके आओ। तो इस तरह से चारों लर्नर्स को आप केटर कर पाएंगे। Did it make sense? आप महेंद्र जी कुछ बोल रहे हैं? मैडम आप कंटिन्यू कीजिए। आपका माइक म्यूट है। सॉरी आई एम रियली सॉरी। तो अभी तक हो गई बात कि कैसी आप लर्नर्स को केटर कर रहे हो, लेकिन आप खुद कैसे कैसे शिक्षक हो या आपकी शिक्षण शैली क्या है, वो भी मोटा मोटा 4 हिस्सों में बटी हुई है। तो अथॉरिटी बहुत ही कॉमन टर्म है। आप अथॉरिटेरियन टीचर हो तो इसका मतलब आप क्या समझते हो? हम कहीं पे भी तपन जी, हेमंत जी, महेंद्र जी, कहीं पे भी हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि इस तरह का लर्नर अच्छा खराब है या इस तरह का टीचर अच्छा खराब है। ये एक एक तरह की शैली है, और समय और अपने लर्नर्स के हिसाब से ये हो सकता है बदल सकती है, लेकिन ये शिक्षण शैली मोटी मोटी 4 हैं। तो अथॉरिटेरियन कैसा एक या अथॉरिटी वाला टीचर कौन हुआ, आपको क्या लगता है? नाम से आपको क्या समझता है? सॉरी, रेखा जी भी हैं, इफ आई एम मिसिंग आउट ऑन हर। रेखा जी आप हैं? मुझे आप दिख नहीं रहे। मैडम जी मैडम हूँ, मैं सुन रही हूँ। हेलो। हाँ जी, तो रेखा जी अभी हम आपसे शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है कि अथॉरिटेरियन या अथॉरिटी वाला जो शिक्षा शैली है वो क्या हो? फैसिलिटीज वगैरह ज्यादा होती हैं उनके लिए क्या? हेलो। हाँ जी मैम बोलिए आपकी आप। आवाज काफी कट रही है। सर मेरी मुझे लग रहा है इनकी नेटवर्क इशू है। ठीक है, अभी हम लोग कंटिन्यू करते मैम आपका हैं। नेटवर्क का रेखा है जी, थोड़ा लेकिन आप इशू। हमारे साथ बने रहिएगा। जी मैम मैं हूँ। हाँ जी। जी। तो हेमंत जी या महेंद्र जी, अथॉरिटी का शिक्षण शैली आप क्या समझ रहे हैं?
मेरे ख्याल से मैम अथॉरिटी से यहाँ तात्पर्य जो शिक्षण शैली से है वो कि जो प्रशिक्षण दे रहा है वो पूर्ण रूप से अपनी तरह से बिना किसी संवाद के प्रशिक्षण कार्य करता है तो वो अथॉरिटी के अंतर्गत आ जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों और प्रशिक्षणकर्ता के मध्य जब संवाद का ना हो, केवल अपनी बात रख देता है जो प्रशिक्षण देने वाला व्यक्ति, तो वो अथॉरिटी में आए। आप काफी ऑन पॉइंट है इसमें। तपन जी, मुझे आपको कुछ ऐड करना है? सॉरी मैम। मैडम अथॉरिटी का मीन्स ये हुआ कि वन वे डायरेक्शन हो सकता है ट्रेनिंग का, कि जो फैसिलिटेटर है वो केवल लगातार बोले जाए और सुने जाए और सामने वाला क्यों सुने। उसको अथॉरिटी मिल रखी कि एग्जैक्टली। वो अपना टॉपिक कंप्लीट करें बस। हाँ, तो अथॉरिटी, जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, तो अथॉरिटी वर्ड जहाँ पे अगर मैं सिनोनिमस, बहुत ही सिनोनिमस वर्ड तो नहीं होगा, लेकिन एक बॉसी बॉसी जब फिगर अगर क्लास में हो, हाँ, तो अथॉरिटी मतलब कि मैं आऊं, मैं क्लास में बताऊं अपनी बात और अपने तरीके से चीजें करके जाऊं। आई मे और आई मे नॉट बी वरिड कि क्लास में कितने तरह के लर्नर्स हैं या क्या है, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका ये है। अब तुम्हें ऐसे सीखना हो तो सीखिए, सीखो। तो कर जाइए। हाँ, तो ये है एक एक अथॉरिटी की शिक्षण शैली। सही या गलत पता नहीं, लेकिन आप इस पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि ये कितनी कारगर होगी। तो यहाँ पे 1 मिनट मुझे दीजिएगा प्लीज। तो हमें ये देखना है, हम किसी भी चीज को जज नहीं करेंगे कि सही है कि गलत, लेकिन हम ये चीज जरूर देखेंगे कि ये चीज कारगर होती है कि नहीं। अब दूसरा शैली है शिक्षण। तो आप देखेंगे कि दूसरी शैली है मोटिवेटर। मोटिवेटर नाम से आपको काफी कुछ समझ में आ रहा होगा। आप एग्जाम्पल दे के भी समझाने की कोशिश कर सकते हैं। आपको क्या लग रहा है कि मोटिवेटर शिक्षण शैली कैसी होती है? मैडम, जब हम प्रशिक्षणार्थियों को स्वयं किसी चीज को समझने के लिए मोटिवेट करते हैं और जो हमारा उद्देश्य है प्रशिक्षण देने का, उस उद्देश्य को उन्हीं के बीच में से निकाल करके लाते हैं अपने प्रश्नों के माध्यम से, अपनी गतिविधियों के माध्यम से, तो वो शायद मेरे ख्याल से मोटिवेटर श्रेणी में रखा जाना चाहिए। हम्म। तो मोटिवेटर, जैसा कि नाम समझ में आ रहा है कि आप अपने लर्नर्स को मोटिवेट कर रहे हो सीखने के लिए। वो मोटिवेशन आप बोल के भी कर सकते हो, वो रिवॉर्ड के थ्रू कर सकते हो, आप मोटिवेट कर रहे हो बस। तो यू आर वरिड कि आपके लर्नर्स सीख रहे हैं कि नहीं। आप अलग अलग तरीके के मोटिवेशन को यूज कर रहे हो एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर, वो मोटिवेटर है। आगे आने वाले दो जो शिक्षण शैली हम उस पर बात करते हैं, तब हम चारों पे और डिस्कशन करेंगे। तीसरी जो शिक्षण शैली हम जो यूज करना चाहेंगे वो है फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर एक बहुत अच्छा टर्म बोला था तपन जी ने कि जो ऑलरेडी नॉलेज है उसको, धूल को साफ करना। तो फैसिलिटेटर जो होता है वो लर्निंग में फैसिलिटेट कर रहा होता है, वो पैरेलली चल रहा होता है लर्नर के साथ और उसको हेल्प कर रहा होता है सीखने में। ना कि सिखा रहा होता है, ना कि मोटिवेट कर रहा होता है, लेकिन उसको हेल्प कर रहा होता है कि वो चीज सीखे। डेलीगेटर, जैसा कि नाम समझ में आ रहा है कि आप डेलीगेट कर रहे हो, तो आप अपने क्लासरूम को ऐसा बनाते हो, अपने सेशन पे ऐसा बनाते हो कि आप एक्टिविटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट कर रहे हो, लोगों को अलॉट कर रहे हो, जो वो लोग फिर लर्नर्स जो है वो करके खुद से सीखेंगे। तो यहाँ पे एज डेलीगेटर आप फैसिलिटेशन तो कर ही रहे हो, लेकिन साथ में आप यू आर मेकिंग इट श्योर कि आपके लर्नर्स सीख रहे हैं बाय डेलीगेटिंग देम, उनको अलॉट करके कि ये करो, ये एक्टिविटी करो, ये करो। और आप अगर आपने 4 ग्रुप बना दिए हैं 4 तरीके के
सपोज आप अपने लर्नर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो, जिस भी बेसिस पे आपने क्लास में ग्रुप बनाए और उनको कुछ कुछ हैंड्स ऑन डेलीगेट किया हुआ है, और एंड रिजल्ट जो होगा वो होगा कि आपके लर्नर्स करके सीखेंगे। तो 4 लर्नर्स जो आपके सॉरी 4 टीचिंग स्टाइल या शिक्षण शैली जो आपके सामने दिख रहे हैं वो है अथॉरिटी, मोटिवेटर, फैसिलिटेटर और डेलीगेटर। इसमें भी आपको अगर कुछ बोलना हो तो हम लोग इस पे डिस्कस कर सकते हैं। फिर अब हम शिक्षण शैली और जो लर्नर्स हैं उनको मर्ज करेंगे और देखेंगे कि कौन सी शिक्षण शैली किस प्रकार के लर्नर के लिए अच्छी या कम अच्छी साबित हो सकती है। इस पे आपके विचार, तपन जी, हेमंत जी, महेंद्र जी, रेखा जी, अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ बोलना है। अगर आपकी आवाज नहीं आ रही है रेखा जी, आप टाइप भी कर सकती हैं अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो। थोड़ा सा मैम, ये डेलीगेटर और फैसिलिटेटर में जो बहुत सूक्ष्म अंतर है इसको मैं पुनः समझना चाहूंगा। मैडम या यूं मैं कहें कि फैसिलिटेटर वास्तव में क्या करेगा कार्य, उसको थोड़ा सा और स्पष्ट हो तो ज्यादा अच्छा। हाँ मैडम, मैं भी ये जानना था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ फैसिलिटेटर और डेलीगेटर में मतलब जो मेन जो डिफरेंस ऐसा आ रहा है कि डेलीगेटर में म्यूचुअल इंटरेक्शन ज्यादा होगा शायद। म्यूचुअल इंटरेक्शन जो है, जो शिक्षार्थी हैं आपस में उनके बीच में प्रशिक्षणार्थियों ज्यादा का होगा। मिश्रण। और फैसिलिटेटर में जो है ना अ, वो इंटरेक्शन फैसिलिटेटर के बीच में और इनके बीच में ज्यादा इंटरेक्शन होगा, जो सीख रहे हैं उनके बीच में, लर्नर्स के बीच में। और मेरा डेलीगेटर में शायद इनमें दोनों में मतलब म्यूचुअल इंटरेक्शन लर्नर्स में ही ज्यादा होगा, डेलीगेटर में। ऐसा है मैडम? मेरा जहाँ तक मानना है हाँ फैसिलिटेशन में, जी। एक मिनट मैंने बोल दूँ मैडम प्लीज। फैसिलिटेशन में जो है फैसिलिटेटर जब बात करेगा तो वो खुद का नॉलेज के साथ साथ सामने वाले के नॉलेज को भी उसमें उसकी प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने की कोशिश करेगा। उसकी क्या परेशानियां हैं, उसको क्या प्रॉब्लम्स हैं या उसके क्या क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करेगा, ताकि वो फैसिलिटेट कर रहा है कि फॉर एग्जांपल यदि अपन बात करें सॉल्यूशन क्या है इस पर पूछना है तो बच्चे से सॉल्यूशंस के ऊपर प्रश्न पूछेगा, और यदि उनके कुछ क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस को वो सॉल्व उसका उत्तर देगा ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। और शायद डेलीगेशन में मेरे को ये लगता है कि डेलीगेशन में जैसे कि अपन सॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं तो सॉल्यूशन में क्या दिक्कत आई तो उसके ऊपर यदि कुछ हो तो उसको वो निर्देशित करेगा कि आप इसको पढ़ के फिर उसका रिस्पॉन्स दें। डेलीगेट उसको डेलीगेट कर रहा है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है कि आप ये करें, आप ये पढ़ें और आप पढ़ के फिर जवाब दें। ये शायद ना उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और फैसिलिटेशन में प्रॉब्लम को दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा सॉल्व की जाती है। ये शायद थोड़ा सा एक डिफरेंस मेरे को जहाँ तक थोड़ा सा समझ में आया तो वो ये है। खुद का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, मतलब फैसिलिटेटर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा फैसिलिटेटर के अंदर। हाँ, फैसिलिटेशन में फैसिलिटेटर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है और डेलीगेशन में वो क्या डेलीगेट उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर दी वो कि ट्रांसफर आप कर भी दी इस है। चीज ये जैसे अपन बोलते हैं ना आप जैसे फॉर एग्जांपल अभी बात करेंगे कि आप अपन क्लास में दे रहे हैं, क्लास में 2 बच्चों को बोला गया है कि आप इस पर प्रोजेक्ट तैयार करके इसके ऊपर बात करिए, इसको अपना अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करिए। वो डेलीगेट हो गया, ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दी कि आप इस सब्जेक्ट पे आप सोल्यूशन के ऊपर अपना प्रेजेंटेशन दीजिए, ताकि वो फिर उसको तैयार करके फिर प्रस्तुत करके देगा। वो डेलीगेट हो गया शायद, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, आई थिंक। सर यहाँ पर ये अंतर समझना भी बहुत जरूरी है कि प्रशिक्षण देने वाले व्यक्ति को कब हम फैसिलिटेटर कहेंगे और कब उसको डेलीगेटर कहा जाएगा। ऐसे ये शब्द कई बार आपने देखा होगा प्रशिक्षण में सुनने को आते हैं कि डेलीगेटर्स हैं या फैसिलिटेटर्स हैं, तो इनको कब अलग अलग प्रकार से परिभाषित करते हैं, इसके बारे में थोड़ा मैम यदि बताएं तो और अच्छा रहेगा। मैम के बारे में थोड़ा सा निवेदन करूंगा जहाँ तक मेरा समझ में आ रहा है। जैसे कोई ट्रेनिंग प्रशिक्षण का सत्र चालू हुआ, प्रशिक्षण सत्र चालू होते समय फैसिलिटेशन ज़्यादा होगा, और प्रशिक्षण यदि कंटिन्यू चलने वाला है तो कुछ समय के लिए ब्रेक मिलने वाला तो उस समय रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की जाएगी या उसको बोला जाएगा कि आप अपने असाइन, जैसे अभी अपने को बोला जाएगा कि आप अपने इसमें असाइनमेंट दीजिए, तो वो डेलीगेशन का काम हो गया। और अभी जैसे समझाया जा रहा है ये फैसिलिटेशन का काम है शायद, आई थिंक सो। मतलब यदि हम किसी अपने प्रशिक्षणार्थियों को कोई टास्क दे रहे हैं और उस टास्क के हिसाब से उनसे काम करा रहे हैं तो डेलीगेटर की भूमिका में रहेंगे।
और यदि सीखने की प्रक्रिया में हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनके साथ कर रहे हैं, तो फैसिलिटेटर। मैं बोलूँ? जी जी जी। हाँ, बहुत ही रिच अभी आपका डिस्कशन रहा और तपन जी ने अ, काफी पकड़ा है बात को। फैसिलिटेशन, हेमंत जी, बहन जी, तपन जी, फैसिलिटेशन वो है जहाँ पे हम कहते हैं पैरेलली फैसिलिटेटर हेल्प करेगा सीखने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये ट्रेनिंग सेशंस आपको लेने हैं तो आप फैसिलिटेशन कर रहे होंगे, क्योंकि आप जाके अपने जिनको क्वेश्चंस ऑलरेडी जो लोग बना रहे हैं आप उनको हेल्प करोगे कि कैसे बेटर क्वेश्चंस बनाने हैं, और उनको वो चीज समझने में हेल्प करेंगे। डेलीगेटर की भूमिका तब आती है जब आप सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए कि 4 क्वेश्चन आप बनाओ, 4 क्वेश्चन आप बनाओ, 4 क्वेश्चन आप बनाओ क्वेश्चन बनाओ। एंड व्हेन यू कम बैक आप देखो कि आपने अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन, आप इनमें से देखो कि आपको कौन सा लग रहा है कि क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग का लग रहा है, आपको खुद को कौन सा क्वेश्चन एप्लीकेशन का लग रहा है आपको खुद को। तो वहां पे आई हैव डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप तीनों को कि आप इस 4 क्वेश्चन बना के लेके आओगे, और उस पे आपको खुद के क्वेश्चन पे रिफ्लेक्ट करोगे, दूसरे के क्वेश्चन पे रिफ्लेक्ट करोगे, एंड देन यू फाइंड आउट कि अच्छा ये तो एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, या ये तो अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। या जब आपने बनाया घर पे बैठ के वो 4 क्वेश्चन, तो आपको लग रहा था कि आप सारे एप्लीकेशन के बना रहे हो, लेकिन जब आप लेके आए आपस में बैठे, आज लर्नर्स आपने डिस्कशन करना शुरू किया, तो आपको लगा अरे नहीं ये तो मैकेनिकल ही था। तो आज डेलीगेटर मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट की थी, और आपने अपनी लर्निंग जो की अपनी खुद की एक्टिविटीज से की। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज डेलीगेट करने का था। एज फैसिलिटेटर मैं डेलीगेशन से पहले फैसिलिटेशन आएगा, जहाँ पे एज फैसिलिटेटर आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड थ्रू एग्जाम्पल्स, थ्रू एक्टिविटीज, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, ट्रेनिंग सेशंस के दौरान हम फैसिलिटेट करेंगे आपको समझने में कि अंडरस्टैंडिंग मैकेनिकल एप्लीकेशन क्वेश्चन कौन से हैं। एज डेलीगेटर आप डेलीगेट करोगे कि आप ये तो मैंने समझा दिया है, लेकिन आपकी लर्निंग खुद कब पक्की होगी जब मैं डेलीगेट कर दूं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि आप एक क्वेश्चन पेपर ही बना के लेके आओ, एंड देन यू डिस्कस 3 के टीम में, 2 की टीम में, एंड देन यू फाइंड आउट कि जब वो आपका खुद का आहा मोमेंट होगा कि अरे ये तो मैंने सोचा था कि एप्लीकेशन का है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। तो वो लर्निंग सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होगी, और डेलीगेटर आपको सिर्फ डेलीगेट कर रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपने अपनी लर्निंग खुद की। और फैसिलिटेशन में डेलीगेशन से एक स्टेप पीछे है फैसिलिटेशन, जहाँ पे आप हेल्प कर रहे हो, आप सिखा नहीं रहे हो, आप अपना थोड़ा सा ज्ञान लेके आए हो, लेकिन आप एज फैसिलिटेटर जो ऑलरेडी दूसरा एक्सपीरियंस पर्सन है उसको हेल्प कर रहे हो समझने में। यहाँ पे फॉर इन दिस केस जो भी आप ट्रेनिंग सेशंस लोगे वो है कि आप उसको हेल्प करो समझने में कि व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग मैकेनिकल या हाउ टू मेक गुड क्वेश्चन। और डेलीगेशन में आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोगे ताकि आप वो खुद एक उसको एक कहते हैं ना चमक हो के अरे ये जो मैं अभी तक सोच रहा था ये था। तो इस तरह से डेलीगेशन और फैसिलिटेशन में एक माइन्यूट डिफरेंस है। फैसिलिटेशन लेकिन आप करोगे तब आप जाके अगर डेलीगेशन करते हो तो सामने वाला अपना लर्निंग खुद से कर पाएगा, ज्यादा कॉन्क्रीट कर पाएगा। अभी थोड़ा डिफरेंस क्लियर हुआ आपको कि आप इसमें और डिस्कशन करना चाहेंगे? क्लियर है मेरे को ही ड्रॉप हो रही है, फिर बाकी सभी को भी हो रही है, कि शायद नेटवर्क इशू मेरे भी यहाँ पर हो रहा है। तो भी पर्याप्त यहाँ भी हो रहा है सर प्रॉब्लम। तो मुझे आप लोग की आवाज आ रही है क्लियर वैसे तो? इधर भी टोटल क्लियर है। तपन सर आपको कुछ कहना है? आपने क्योंकि बात शुरू की थी आपने डिस्कशन में, और महेंद्र जी, हेमंत जी आप भी जी मैडम, मेरे को फिर एक एक क्लियर करके इसमें और कुछ आपने ऐड कर समझाया, आपने वो उदाहरण देके समझाया तो उसको क्लियर हो गया कि अथॉरिटी, मोटिवेटर, डेलीगेटर और फैसिलिटेटर, ये चारों चीज़ में जो शुरू में थोड़ा कंफ्यूजन था वो क्लियर होने की स्थिति में है।
कि क्या दोनों चारों में डिफरेंस है। जी मैम, क्लियर है आपको ये चीज। और एक लास्ट टाइम ब्रश अप हम करेंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर हम किसी का भी नाम लेते हैं, सो फॉर एग्जांपल अगर हेमंत जी हाउ टू मेक गुड क्वेश्चंस की ट्रेनिंग देने जाते हैं, अथॉरिटी में वो तब अप्लाई करेंगे जब वो जाएं, चीजें बता के आ जाए और उनको लग रहा है मुझे बतानी थी चीजें, हो गया, तो ये अथॉरिटी शिक्षण शैली है। अगर वो जाएं, बताएं और उनको मोटिवेट करें, बोले कि भाई देखो टीचर्स आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको सीख आपके लिए आप कुछ भी, आप कोई भी मोटिवेशन दे सकते हैं कि आपके करियर ग्रोथ के लिए भी ये जरूरी है या बच्चों के लिए अच्छा है, या जो भी आप, ताकि आप मोटिवेट कर पाए कि वो बैठ के सीखे, वो मोटिवेटर की शैली में। यहाँ पे आपने बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला कि आप एक्टिविटीज या हैंड्स ऑन करा रहे हो, लेकिन आप यू आर जस्ट मोटिवेटिंग देम टू लर्न। फैसिलिटेटर वो है जो हम लोग करेंगे फैसिलिटेशन, यू विल हेल्प देम अंडरस्टैंड, जो ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं उनके साथ पैरेलली अपनी एक्सपीरियंस और उनकी एक्सपीरियंस को जोड़ के आप कोशिश करेंगे कि वो चीज समझ पाए, वो फैसिलिटेशन है। और अंत में आता है डेलीगेशन, जहाँ पे वो लर्नर खुद से फाइंड आउट करके सीख पाए। आप एक ऐसा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे लर्नर्स के लिए, उन्हें एक कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करके, ताकि वो उनको खुद वो चीज चमके कि अच्छा ये चीज ऐसी थी, और वो जो चमक रहेगी वो हमेशा उस लर्निंग के उनके साथ रहेगी, उनको हमेशा वो चीज याद रहेगी क्योंकि उन्होंने खुद करके सीखा होगा। तो मुझे लग रहा है अभी काफी इस पे डिस्कशन हो चुका है। हाँ जी मैडम, मैं ये बोलना हाँ जी तपन जी चाहूँगा, बोलिए। अथॉरिटी, मोटिवेटर और डेलीगेटर, ये तीनों पॉइंट जो हैं, ये तीनों जो शैलियाँ हैं, फैसिलिटेशंस का उपयोग करके ही तीनों चीज़ें होंगी। अथॉरिटी में जब अपन उनको कुछ चीज़ समझाना है, कुछ चीज़ अपन को अपना लेक्चर देना है, वो भी फैसिलिटेशन के थ्रू ही देना है। मोटिवेटर भी करना है तो मोटिवेशन भी उनको थ्रू फैसिलिटेशन ही देना है। और डेलीगेशन में जब उनको बोलना है कि आपको ये करना है, वो भी एक थ्रू फैसिलिटेशन ही करना है। तो मेरे को लगता है फैसिलिटेटर इज द सपोर्टर ऑफ द अथॉरिटी, मोटिवेटर एंड डेलीगेटर। तपन जी, अगर आप अथॉरिटी हैं तो शायद आप फैसिलिटेशन नहीं करना चाहेंगे। मतलब अगर आप अथॉरिटी, आपकी शैली अथॉरिटेरियन है, तो आप सिर्फ एक अथॉरिटी की तरह क्लास में जाएंगे, आप चीजों को बताएंगे कि ये दिस इज माय वे, मैं मुझे ये बताना है और ये मेरा तरीका है और ये समझ लो। आप समझोगे नहीं समझो, तो ये अच्छा, आप हाँ, समझो उस नहीं समझो शिक्षा वो तुम्हारे शैली में ऊपर तब है। जाएंगे। राइट, ओके हाँ, ओके ओके, तब वो लेकिन अथॉरिटी में मैं तो जाएगा। ऐसे ही राइट, सिखाता हूँ, ठीक मैं ठीक ऐसा ही सिखाता हूँ। ठीक तो ठीक, वो ओके अथॉरिटी है। मोटिवेटर ये है कि शायद नहीं नहीं, ओके ओके समझो या ओके, नहीं समझो, लेकिन हाँ, हाँ मोटिवेटर ये है कि आप हाँ, आप कोशिश कोशिश करो करोगे, समझने की, लेकिन हाँ, आप सोचिए, कोशिश करो समझने की, वो लेकिन मोटिवेटर। फैसिलिटेटर और डेलीगेटर्स वो हैं जो अपॉर्चुनिटी डेलीगेटर पर क्रिएट कर रहे हैं। आपको समझना, समझो नहीं समझना, समझना, लेकिन ये आपको चार चार उत्तर देना है, चार चार क्वेश्चन आपको बनाना है। नहीं नहीं ये नहीं नहीं डेलीगेटर। नहीं नहीं डेलीगेटर, नहीं डेलीगेटर वो है जो चार चार क्वेश्चंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, क्योंकि लर्नर खुद से सीखेगा। हाँ, डेलीगेटर अभी हम आगे जब हम मर्ज करेंगे ना शिक्षण शैली और सीखने की शैली को, तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। डेलीगेटर वो है, तो अगर मैंने आपको असाइनमेंट दिया है तपन जी कि आप 5 क्वेश्चंस बना के लेके आओगे, आप 5 क्वेश्चंस बना के लेके आओगे और फिर जब सेशन में डिस्कस करोगे, तो जैसा कि मैंने कहा कि आपने 5 क्वेश्चंस बनाए और मैंने डेलीगेट 5 क्वेश्चंस बना के लेके आना, कल हम लोग इस पे देखेंगे। आप 5 क्वेश्चन बना के लेके आए और आप सबने मिलके एज लर्नर्स इस पे डिस्कस किया। आपने पहले से सोचा जब आपने बनाया कि अरे वाह मैंने बड़ा अच्छा एप्लीकेशन का क्वेश्चन बनाया, लेकिन जब डिस्कशन शुरू किया तो आपको बाकी 2 लोगों ने या इवन फैसिलिटेटर ने बोला कि मुझे लग रहा है कि ये मैकेनिकल का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें फैक्ट्स इन्वॉल्व है। एंड देन यू रिफ्लेक्ट और आपको लगा अरे हाँ ये तो मैकेनिकल क्वेश्चन है। एंड तब आपको ये चमक आई कि मैकेनिकल क्वेश्चन ऐसा होता है, अंडरस्टैंडिंग ऐसा होता है, एप्लीकेशन ऐसा होता है। तो डेलीगेटर जो था वो उसने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की ताकि आप लेके आओ, उस पर डिस्कस करो और खुद एक लर्निंग जनरेट करो। तो डेलीगेटर हेल्प करता है सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर्स को करके सीखने में। तो फैसिलिटेटर और डेलीगेटर्स वो हैं जो हेल्प करेंगे एक एक कॉन्क्रीट लर्निंग होने में। वो हम आगे अभी देखते हैं, एक और चार्ट तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये है 4 चरण हैं सीखने के,
और 4 नीचे देखिएगा, आप देखिएगा नीचे से अगर आप देखेंगे तो S1, S2, S3, S4 दिख रहा है। डिपेंडेंट लर्नर, इंटरेस्टेड लर्नर, इन्वॉल्व लर्नर और सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर आपको दिख रहा है। हम नीचे से देखना शुरू करें, एकदम लेफ्ट हैंड साइड पे येलो ब्लॉक जो है, नीचे से ऊपर देखिएगा S1, S2, S3 और S4। सबको दिख रहा है चारों लोगों को? जी मैम। अब आप सबसे नीचे जाइएगा, ये एक्स और वाई एक्सिस जैसा है, तो आपको वाई एक्सिस पे दिख रहा है डिपेंडेंट लर्नर, इंटरेस्टेड लर्नर, इन्वॉल्व लर्नर और सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर। एक्स एक्सिस पे नीचे देखेंगे आप तो आपको देखिएगा T1 अथॉरिटी, T2 मोटिवेटर, T3 फैसिलिटेटर, T4 डेलीगेटर। तो तपन जी डेलीगेटर हाईएस्ट तो क्या, लेकिन सबसे एडवांस्ड फॉर्म ऑफ टीचर होगा जो डेलीगेट करके सिखाएगा। और अब हम लर्नर्स को समझ लें। डिपेंडेंट लर्नर जो पूरी तरह से आप पे डिपेंडेंट है, लेक्चरर पे डिपेंडेंट है, जो लेक्चर से ही शायद समझेगा या उसके लिए लेक्चर्स काम करते हैं, वो डिपेंडेंट लर्नर है। इंटरेस्टेड लर्नर वो है जो अपनी रीडिंग करेगा, जो कह रहे थे कि हम लोग बात कर रहे थे कि रीडिंग्स, एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज के थ्रू समझेगा, वो इंटरेस्टेड लर्नर है। इन्वॉल्व लर्नर वो है जो प्रेगमेटिस्ट आप कह सकते हैं, जो कि लैब वर्क और फील्ड वर्क से सीखेगा। सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर वो है जो स्वनिर्देशित है, वो लर्नर जो क्लास में सीखी हुई चीजों को नई जगह, नई चुनौतियों में अप्लाई करेगा और अपनी लर्निंग को और पक्का करेगा। ये 4 तरह के लर्नर्स हैं और ये 4 तरह के टीचर्स हैं, अथॉरिटी, मोटिवेटर, फैसिलिटेटर और डेलीगेटर। अब किस प्रकार के लर्नर के लिए किस प्रकार का टीचिंग मेथोडोलॉजी काम करता है वो आपको दिखेगा। तो अगर आपके क्लास में कोई डिपेंडेंट लर्नर है तो उसके साथ बैठता है अथॉरिटेरियन, अथॉरिटी शिक्षण शैली। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा लर्नर है वो जो सिर्फ आप जो बात कहेंगे, लगातार लेक्चर देंगे, उससे सीखेगा, तो आप ऐसा नहीं है कि लेक्चर्स को एकदम कट ऑफ ही कर दो। तो इसीलिए आपको अपनी आप जो भी ट्रेनिंग सेशंस दोगे, आपको उन लर्नर्स को केटर करने के लिए जो कि आपके सिर्फ बोलने से सीखेंगे और शायद एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे, उनके लिए आपको कुछ पार्ट ऑफ लेक्चर, कुछ पार्ट ऑफ क्या कहूँ, कंटेंट जो है स्लाइड्स पे जिसको आप बोलो और समझाओ एज एन एक्सपर्ट, जो उनके लिए काम करेगा। आप शायद उन 4 लर्नर्स के लिए अथॉरिटी फिगर होगे, तो दैट विल वर्क फॉर यू एंड फॉर द लर्नर। लेकिन अगर आपकी क्लास में आपको लग रहा है कि कुछ टूरिस्ट हैं और उनको एग्जाम्पल्स समझ में आते हैं, उनके लिए आप एक मोटिवेटर लर्नर, क्योंकि आपको लग रहा है कि अच्छा वो इंटरेस्ट दिखा रहा है तो मैं ये 4 एग्जाम्पल्स दूंगा तो शायद समझ में आएगा, आप उनके लिए मोटिवेटर टीचर बन सकते हैं। कुछ इन्वॉल्व लर्नर्स होंगे जो खुद करके सीखना चाहेंगे, तो वहां पे फैसिलिटेशन इंपॉर्टेंट होगा, जहां आप उनके साथ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करेंगे इन योर क्लास, इन योर सेशन, और उसके साथ एकदम मैच बैठेगा, तो आप अपने जो प्रेगमेटिस्ट लर्नर्स है, इन्वॉल्व लर्नर्स है, उनको केटर कर पाओगे। और कुछ लर्नर्स जो सेल्फ डायरेक्टेड है, ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग बात करते हैं कि काफी अडल्ट सेल्फ डायरेक्टेड, स्व निर्देशित होंगे, उनके लिए आप डेलीगेशन का रास्ता लोगे, जहाँ पे आपने फैसिलिटेट तो कर दिया क्लास में, लेकिन आप उनको डेलीगेट करोगे कि भाई आप ये भी करके लेके आना, ये इससे हम लोगों को काफी कुछ आपको भी समझने को मिलेगा। तो इस तरह से आप चारों पद्धतियों को अगर आप मिक्स्ड वे में शायद आप संतुलित करोगे, तो आप सारे लर्नर्स को केटर कर पाओगे। अभी आप बहुत ध्यान से टेबल को देखिएगा कि कहाँ पे मैच है, कहाँ पे नियर मैच है, कहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल अगर एक फैसिलिटेटर है और आप सिर्फ फैसिलिटेशन कर रहे हैं और या आप सिर्फ डेलीगेशन कर रहे हैं, तो जो डिपेंडेंट लर्नर है उसको आपने वहीं पे छोड़ दिया। वो लेक्चर्स से थोड़ा सीखता था या समझता था या लेक्चर्स एक्सपेक्ट कर रहा था, अगर आपने पहले ही सेशन में सिर्फ डेलीगेट कर दिया, तो वहां पे वो उसके लिए सिवियर मिसमैच है, वो शायद नहीं सीख पाएगा। तो आप ये मिसमैच, सिवियर मिसमैच को एक बार अपने स्क्रीन पे शांति से बैठ के 3-4 मिनट के लिए इसको देखिए और फिर हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं।
इसमें अभी आप लोगों ने देखा कुछ डिस्कस करना है आपको कि अभी आपको थोड़ा और टाइम चाहिए? तो ये मैडम मुझे मतलब जो समझ में आ रहा है आपने भी बताया, तो ये जैसे इसमें टीचिंग मेथड या जो शिक्षक जो है टीचर, वो किस तरह के शिक्षार्थी के लिए, लर्नर के लिए ठीक रहेगा, उसका पूरा समझाया है इसमें। तो किसके साथ सबसे बढ़िया मैच कर रहा है, तो कौन सी जो टीचिंग मेथड है वो कब ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो जैसे अथॉरिटी, जैसे डिपेंडेंट लर्नर है तो उसके लिए अथॉरिटी जो टीचिंग मेथड है वो ज़्यादा कारगर है, और ये मोटिवेटर जो है वो इंटरेस्टेड लर्नर के लिए ज़्यादा कारगर है। इसके आसपास जो लगभग जो नियर मैच भी बता रहा है, तो इसका मतलब हमको वहाँ पे देख के ये तय करना है कि कौन सी मेथड हमको वहाँ पर यूज करना चाहिए उस तरह के लर्नर के लिए। ये सारी बातें और आप इसमें क्लियर मिक्स एंड होगी। मैच और सबके लिए बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास कई जगह से लोग आएंगे, तो आप जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स हैं उनके लिए ये तो बना के ही रखिए कि एट द एंड विल बी डूइंग सम असाइनमेंट, या हम इसको कुछ ये एक्टिविटी करेंगे, लेकिन आप एकदम से ऐसा कर दें कि आप सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटीज कराएं और लेक्चर ना इंक्लूड करें, या सिर्फ और सिर्फ लेक्चर इंक्लूड करें, एक्टिविटीज ना कराएं। तो ये एक जो इम्बैलेंस है वो आप अपने उसमें नहीं कर सकते हैं, अपने फैसिलिटेशन सेशंस में। और जो मैंने कहा कि आप पहले दिन जाते हैं और आप देखते हैं, आप अब आपके दिमाग में है कि आप धीरे धीरे थ्रू द सेशंस आपको समझ में आएगा कि ये कुछ पैसिव लर्नर्स है, ये सिर्फ सुन के सीखेंगे, या ये कुछ है इन्वॉल्व है, ये कुछ है इनके साथ एक्टिविटीज काम करेंगी और इनको देना पड़ेगा और कुछ असाइनमेंट, तभी ये ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। तो ये एक मिक्स बैग ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास आएगा, और आपको कब कौन सा हैट पहनना है, किस तरह के कौन सी शिक्षण शैली का इस्तेमाल करना है, वो आपको ज्यादा समझ पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं कि अब आप सिर्फ लेक्चर देते रहेंगे तो जितने सेल्फ डायरेक्टेड और इन्वॉल्व लर्नर्स हैं उनको आपने वहीं लूज कर दिया। आपने सिर्फ 1.5 घंटा अगर लेक्चर दिया है तो उस प्रकार के लर्नर्स ने आपको शुरू के 10 मिनट में छोड़ दिया है, वो सिर्फ बैठे हैं, जो कि आपके तो मैं लिए एक फ्रूटफुल सेशन नहीं है। हाँ जी जी मैडम, मतलब इसका मतलब ये है कि हमको ग्रुपिंग कर लेना चाहिए कि जिस तरह के लर्नर है उनको आइडेंटिफाई करके उनकी ग्रुपिंग कर लेना चाहिए, ये क्या ऐसा जरूरी करना जरूरी है है? महेंद्र जी। अगर आप ऐसा ग्रुपिंग करेंगे तो फिर ये तो ऐसा हो जाएगा कि आपने टैग कर दिया कि अच्छा ये सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स हैं, या ये डिपेंडेंट लर्नर। इन योर माइंड आपको पता है कि अच्छा ये वाले जो हैं इनके लिए एक्टिविटीज काम करेंगी, तो जब मैं एक्टिविटीज करवाऊंगा तो मुझे देखना है कि इनका बिल्कुल। इन्वॉल्वमेंट कैसा है। तो जी बिल्कुल। ये कहने का मतलब ये है कि आपके जो पूरा सेशंस हैं आपके पास हर प्रकार के लर्नर आएंगे, तो आप कैसे मिक्स एंड मैच करते हैं अपनी टीचिंग श्रेणी का जो शिक्षण शैली है, सॉरी, उसको कैसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि आप सारे प्रकार के लर्नर्स को केटर कर पाए। तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो अगर हम पेडागोजी में बात करते हैं तो हम कहते हैं ना कुछ ऑडिटरी लर्नर्स हैं, कुछ विजुअल लर्नर्स हैं, तो हम उनके लिए कुछ के लिए पिक्चर्स बनाते हैं, कुछ के लिए शायद सिर्फ बात करते हैं, किसी को कुछ म्यूजिक से लर्निंग कराते हैं, वो बच्चों के लिए। लेकिन जब हम अंडरगोजी की बात करें तो यहाँ पे ये 4 प्रकार के मोटे मोटे लर्नर्स हैं। आपको एक ही सेशन में या 4 सेशन जो भी आप ले रहे हो उसमें अलग अलग हैट्स पहनने होंगे। समझ जाइए कि एक हैट है कि अभी अब मैं अथॉरिटी शिक्षण शैली इस्तेमाल कर रहा हूँ, नेक्स्ट हैट है मैं फैसिलिटेटर बन जा रहा हूँ। लेकिन सबको आप केटर कर पाए, ये आपका एजेंडा होगा। ऑब्वियसली आप जितना ज्यादा फैसिलिटेट कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा लोग सीख पाएंगे। इसीलिए आप फैसिलिटेटर रहेंगे तो आप सभी के जो नीड्स हैं उनको केटर कर पाएंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि मैं क्या शैली इस्तेमाल करूं कि इस तरह के लर्नर्स को मैं केटर करूं। लेकिन आप ग्रुपिंग कहीं नहीं करेंगे महेंद्र जी, वरना फिर ये तो एक तरह से वो हो जाएगा, टैग कर देना हो जाएगा कि अच्छा तुम सारे सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स हो तो सिर्फ एक्टिविटी करोगे और तुम सारे सिर्फ लेक्चर करोगे। ऐसा नहीं, ऐसा कहीं मत करिएगा। मतलब ये है कि हमारे तर्कस में चारों तीर होना चाहिए कि कब कौन से तीर का यूज करना है वो देख के काम करना पड़ेगा, वो अपने दिमाग में सेट करना पड़ेगा ये। हाँ जी हाँ जी, एग्जैक्टली। इसीलिए आप कोई भी सेशन अभी तक भी आप अटेंड कर रहे होगे तो आप देख रहे होगे कि कई जगह पे सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेटर बात कर रहा है, कई जगह पे आपको एग्जाम्पल्स खुद बना के दे रहा है, कई जगह पे जो हैंड्स ऑन जो क्वेश्चन क्रिएशन हो रहा है
राइट अवे इन द सेशन हो रहा है, कई जगह पे आपको बोला जाता है कि आप बना के लेके आओ। तो ये वो 4 तीर है। जी लेकिन आपको एट द एंड कोशिश ये करनी होगी कि लर्नर्स एट द एंड स्व निर्देशित बने, सेल्फ डायरेक्टेड बने। जो हम लोग शुरू में भी कह रहे थे कि हमें इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा कि हमें अपने लर्नर्स को डिपेंडेंट लर्नर से उठा के इंटरेस्टेड लर्नर, इन्वॉल्व लर्नर, सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर की श्रेणी में हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि लर्नर, ऐसा नहीं है कि मैंने मान लिया कि डिपेंडेंट है तो मैं सिर्फ उसको डिपेंडेंट ही छोड़ दूँ, लेकिन कैसे हम अपने सेशंस को इंटरेस्टिंग बनाएंगे कि वो इंटरेस्ट ले, इन्वॉल्व ले और फिर आगे चल के सेल्फ डायरेक्टेड बने। मतलब मैडम पहले तो एक चैलेंज यही होगा कि सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि चारों तरह के आप अगर लर्नर को ठीक से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तब आप ठीक से अप्लाई कर पाओगे कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है। हाँ, लेकिन आपको हर सेशन में चारों तरह के लोग मिलेंगे महेंद्र, तो आप चारों तरह से चारों चीजों को मिक्स एंड मैच करके अपने पूरे सेशन को डिजाइन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अभी तक आपने भी जो भी सेशंस अटेंड भी किए होंगे, आपने देखा होगा कि जो वही हम कह रहे हैं कि शुरू होता है आपको टेक्निकल ज्ञान से, लेकिन उसके बाद फिर डिस्कशंस और एग्जांपल्स शुरू होते हैं, फिर आगे चल के आपको खुद कहा जाता है कि आपको वो चीज करो। तो ये मिक्स एंड मैच ऑफ सारे तरीके होते हैं ताकि आप हर तरह के लर्नर को केटर कर पाओ। लेकिन इन योर माइंड यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि ये जो मेरे पास है ग्रुप आया उसमें हर तरह के लर्नर्स, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पूरा का पूरा ग्रुप सेल्फ डायरेक्टेड या बहुत, जो शुरू में बात हो रही थी तपन जी ने कहा था कि इंटरेस्टेड होने चाहिए स्टूडेंट, ऐसा इस चीज की पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी कि आपको 10 लोग बहुत सुपर इंटरेस्टेड मिले हैं। 10 लोग इंटरेस्टेड इन दिस ट्रेनिंग या वर्कशॉप हो ही नहीं सकते। लेकिन एज फैसिलिटेटर आप क्या करेंगे कि आप उनको इंटरेस्टेड और इन्वॉल्व बनाएं। मैडम फिर ये जो नंबर दिए गए हैं तो इसका भी कोई वजह है, ये सीक्वेंस अपने को भी रखना चाहिए कि इस सीक्वेंस में हमको आगे बढ़ना चाहिए अपने जो भी सेशंस हैं उनमें, कि जैसे S1 S2 S3 S4 दिया है, ये तरह अपना मेथड में देखें तो T1 T2 T3 और T4 दिया हुआ है, तो हम इनको अगर इस सीक्वेंस में लेके चलें ज्यादा हमको सुविधा होगी। सीक्वेंस तो क्या कि ये मतलब जैसे स्टेप वाइज वो है महेंद्र जी। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपके डिपेंडेंट लर्नर्स हमेशा डिपेंडेंट ना रहें, आप कोशिश करें कि उनको इंटरेस्टेड बनाए, वो इंटरेस्टेड आगे हाँ उस तरफ इन्वॉल्व बढ़े हम लोग। कर है वो अलग तरह से आगे बढ़े हम लोग। जी 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 मैम। तो आपको ये स्लाइड पे दिख रहा होगा जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इस मॉडल में शिक्षक अपनी शिक्षण शैली को विद्यार्थी के सीखने के चरण और उनके स्व निर्देशन के स्तर के अनुरूप संतुलित करते हैं। तो आपको एक बैलेंस बना के रखना है कि आपको आप कैसे हर तरह के विद्यार्थी को केटर करोगे, उसके अलावा आप कैसे आप कोशिश करेंगे कि अपने सेशंस को इंटरेस्टिंग बनाएं कि वो इंटरेस्टेड। आप एक और चीज है, आप बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं चलते सकते कि आज मैं डिपेंडेंट लर्नर को एकदम सेल्फ डायरेक्टेड बना दूंगा सीधे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। आपको धीरे धीरे अपने ट्रेनिंग के साथ काम करना पड़ेगा कि एक डिपेंडेंट लर्नर है तो आप उसको इंटरेस्टेड लर्नर बनाएं। इंटरेस्टेड लर्नर को आप कैसे इन्वॉल्व करें अपने एक्टिविटीज में, और एट द एंड सेल्फ डायरेक्टेड बन पाएगा वो। तो बस ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आप कैसे बैलेंस करते हैं अपने लर्निंग। जो हम लोग अभी तक कर रहे हैं कि अब जो आप लोग फैसिलिटेशन करेंगे वो इसी चीज पे करेंगे कि क्वेश्चन अच्छे कैसे बनाएं और कैसे किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं या अच्छे क्वेश्चंस की विशेषताएं क्या क्या हैं, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो अब इसके बाद से जो है ट्रेनिंग आप तीनों टेक ओवर करेंगे। आई एम नॉट श्योर रेखा जी ने कोई भी सेशन अटेंड किया था या नहीं, अगर नहीं किया था तो एक अच्छा समय है जो भी हम लोगों ने पिछली चीजें की उसको रिकैप करने का। तो अब जो आगे आने वाले स्लाइड्स हैं उसका एलाबोरेशन आप लोग खुद करेंगे कि आप जब वो चीज समझाने चलें अपने ट्रेनिंग्स को तो आप क्या बोलेंगे और क्या शब्दों का, क्या स्टेटमेंट्स का आप उपयोग करेंगे वो चीज को समझाने के लिए। अच्छे प्रश्न की विशेषताओं पे हम लोग बात करने वाले हैं।